हेलो डियर स्टूडेंट्स, और वंस अगेन आप सभी का वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर इसका हो चुका है, उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ द करंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ कंडक्टर। तो यहां हम अज्यूम करते हैं पहले एक कंडक्टर। तो देखिए एक कंडक्टर है, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और यदि इसको हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, मान लीजिए ये बाहर, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, और इसकी वैल्यू हम बोल देते हैं लेट्स से इट इज ई एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके वजह से क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर हमें पता है, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर होता है तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर होगा ये कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इसके लेफ्ट साइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे आ गए हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे वो इधर राइट साइड में यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो जितना नेगेटिव इधर आएगा उतना ही पॉजिटिव इधर आएगा, और इसकी वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उसको हम बोल देते हैं EIN। तो यहाँ पे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ विच इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, और जितना एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जमा यहाँ पे डेवलप होगा, क्योंकि कंडक्टर के पास बहुत से चार्जेस, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। तो जितना भी आप यहाँ एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे उतना ही अंदर इंटरनल फील्ड डेवलप हो जाएगा, जब तक कि ये पूरा डिस्ट्रॉय ना हो जाए ये कंडक्टर। तो देखिए अब यहाँ हुआ क्या, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड दिस कंडक्टर विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस कंडक्टर के अंदर वो हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके अंदर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। केवल आउटसाइड द कंडक्टर देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपकी समझ में आई। अब ये जो था ये कंडक्टर कैसा था, एक आइसोलेटेड कंडक्टर था, यानी ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, अलग थलग रखा हुआ है। तो ऐसे आइसोलेटेड कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये होती है 0। अब क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 हो गई है, तो इसके अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके अंदर अभी भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यदि इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके अंदर, तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे? तो आंसर है यस, ये मूव करेंगे, और बहुत ही स्पीड से मूव करेंगे, बट ये रैंडमली मूव करेंगे। अभी कारण क्या मूव होने का, यहाँ पे जो कारण है, यहाँ पे कारण है थर्मल एजिटेशन। ठीक है, तो थर्मल एजिटेशन यानी हीट एनर्जी पाके ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल से निकल के मूव करना चालू करेंगे, एंड दे मूव एट अबाउट स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड से देखिए मूव कर रहे हैं, और ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u1, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है u2, एक और है इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी है u3, और ये है u4 एंड सो ऑन। बहुत सारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जब इनका नेट निकाला जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी सभी की निकाली जाएगी, तो ये आएगी 0, बिकॉज सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी का जब आप कंपोनेंट निकालेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भले ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 0। मतलब हम क्या कह सकते हैं, u एवरेज। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है, u यहाँ पे एवरेज है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू कहाँ तक, un तक। जितने भी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सबकी
स्पीड को, वेलोसिटी को आप जोड़ेंगे और उसका एवरेज लेंगे यानी n से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो ये किस केस में, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है इट इज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए अब ये कंडक्टर है, अब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव एंड से बैटरी के कनेक्ट है, ये वाला नेगेटिव एंड से कनेक्ट है। अब इसमें यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें लेट से V ले लेते हैं। अब इसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप हो रही है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी इधर जो है नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इधर पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं। तो पिछले केस में क्या हो रहा था, जब कंडक्टर आइसोलेटेड था तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हो रही थी जो कि एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रही थी। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी 0। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ये यहाँ पे वायर के थ्रू यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएगा बैटरी के, और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो रहा था ये भी इधर आ जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो अब क्या होगा, चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होंगे और ये मूव होना चालू हो जाएंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, अब जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा या ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो इन केस वी कैन राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज नॉट 0। यदि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लग रहा है तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स राइट लग रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होना चालू हो जाएंगे। तो इनमें क्या होगा, इसमें एक फोर्स लगेगा और उसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसको F बोल देते हैं। तो ये फोर्स कितना लगता है हमें पता है, इट इज Q इंटू E। ठीक है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। अब हमको एक और रिलेशन पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स EQ भी होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले से, और मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन के फॉर्मूले से हमें पता है। और इन दोनों रिलेशन को हम अगर इक्वेट करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन विल बी इज इक्वल टू QE अपॉन m। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पे जो Q है एक्चुअली, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। और Q यहाँ पे क्या है, इट इज चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो यदि Q की जगह हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो A की क्या वैल्यू हो गई, इट इज E इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय m। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, इसलिए यहाँ भी माइनस साइन आएगा और इसलिए यहाँ भी साइन आएगा माइनस का, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला। इसी से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। तो ये आपको समझ में आया। तो इसका मतलब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं इस एक्सेलरेशन के साथ। तो क्या इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और बहुत ही स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन मूव होने लगेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इनसाइड कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं जो स्टेशनरी हैं और वही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मूव करना चालू किया और इस तरीके से आता है और यहाँ आके वो स्ट्राइक करता है किसी एक आइसोलेटेड या किसी एक एटम से या आयन से, वो स्ट्राइक करेगा और फिर यहाँ इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए फिर इधर आ गया, इसकी वेलोसिटी चेंज होके इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर ये इधर आएगा, फिर ये मान लीजिए फिर इधर आया, फिर कोलाइड हुआ, फिर इस तरीके से आया। तो इस तरीके से बार बार कोलाइड होता हुआ वो आगे कभी जाएगा, कभी पीछे जाएगा, फिर कभी आगे जाएगा, फिर कभी पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो इस तरीके से
इसका रैंडम मोशन होने लगेगा बिकॉज ऑफ द कोलिजन, लेकिन वो कोलिजन होते हुए भी धीरे धीरे आगे की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेगा। भले ही पिछले केस में क्या था, जब आइसोलेटेड कंडक्टर था, थर्मल एजिटेशन की वजह से नेट या रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो आ रही थी, लेकिन इस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो नहीं आती, उसका एवरेज कुछ होता है, और वही एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस तरीके का बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सभी रैंडमली मोशन कर रहे होंगे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी होगी। लेट्स से इंस्टेंटेनियस हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ कुछ वेलोसिटी है। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है v1, एक और इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेलोसिटी होगा v2, एक और इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी v3 होगा। इस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटी होगी अप टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यदि इनका हम एवरेज निकालें, यानी वेलोसिटी का एवरेज, पिछले केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही थी, इस केस में जीरो नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू कहाँ तक जाएंगे vn और होल डिवाइडेड बाय n। तो ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ये जो है v एक्चुअली है क्या, इट इज u प्लस a और τ1, ठीक है। तो v तो u है इसकी इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, और a तो है एक्सेलरेशन। यहाँ पे τ1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम है, और इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब होता है, देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन ये है और यहाँ से आके इधर टकराता है, तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उसको बोलते हैं τ1। फिर ये टकराने के बाद फिर आगे चला और फिर किसी आगे जाके किसी और एटम से ये टकराया, तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम होगा उसको बोलेंगे τ2। तो अलग अलग उसका रिलैक्सेशन अलग टाइम होगा, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं v1 विल बी इक्वल टू μ1 प्लस a τ1, ये इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे। वैसे ही हम v2 की जगह लिख सकते हैं u2 प्लस a τ2 लिख सकते हैं, और फिर v3 की जगह हम लिख सकते हैं u3 प्लस a τ3। तो सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा और अप टू n तक रहेगा, और इसका हमें डिवाइड करना है टोटल n से, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा रब किया जाए। तो अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, अब हम इसको u1 u2 u3 इसको अलग अलग कर लें तो ये क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, ये कहाँ तक होगा, un तक होगा। साथ ही साथ हम a τ1 a τ2 a τ3 इसको अलग कर लें तो ये क्या हो जाएगा, a τ1 प्लस a τ2 प्लस a τ3, कहाँ तक लेना है, अप टू a τn, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और पूरे एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है n से, क्योंकि हमें एवरेज लेना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी। अब ये और ये देखिए, ये वाला u वाला और a τ वाला टर्म को हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un होल डिवाइडेड बाय n हो जाएगा ये वाला टर्म। साथ ही साथ यहाँ पे a आप कॉमन निकाल लेंगे, a तो सभी में कॉमन है, एक्सेलरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन सेम है। तो a को अगर हम कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, कहाँ तक, अप टू τn, और यहाँ पे भी डिवाइड में रहेगा n, ठीक है। अब देखिए ये वाला टर्म क्या है, अभी हमने पहले भी इसको डिफाइन किया था, ये है एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जब कोई भी इसमें क्या बोलते हैं कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो उसमें हमने ये एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू आती है 0। तो ये वही वाली कंडीशन है, u मतलब इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियली जो एवरेज वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम 0 लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप में हम लिख देते हैं, ये तो हो गया 0 प्लस a। अब देखिए क्या है, τ1 τ2 τ3 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम है। यदि सबको जोड़ के आप n से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और उस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये टाउ। तो ये टाउ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। मतलब
तो एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ए यानी एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लिख रहे हैं सिंपली ए इंटू टाउ। अब ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, तो एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ई फिर ई अपॉन एम। ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू, इनटू आप रिलैक्सेशन टाइम कर देंगे तो ये क्या मिला आपको, एवरेज वेलोसिटी मिला। और ये एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी का आपको एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज माइनस ई टाउ, ये इसको टाउ लिखेंगे यहाँ पे, ये हालांकि ये रिलैक्सेशन टाइम है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड में एम। तो ये देखिए ये आपको एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और इसमें नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन है, यही नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक और एक्सप्रेशन हम इसको डिराइव करते हैं। मान लीजिए ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ है L, ठीक है, और इसमें हमने इसमें बैटरी लगा रखा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, और यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है वो है E, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ और कंडक्टर के टर्म्स में हम यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करने वाले, हमें एक रिलेशन पता है, रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dx। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, dV बाई dx। और इस रिलेशन को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस दिया है V, तो dV की जगह हम लिख सकते हैं V, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने E लिया है, और dx मतलब लेंथ, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा यहाँ, तो dx की जगह हम लिख सकते हैं L, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब देखिए, अब अगर हम इसमें E की वैल्यू निकालना चाहें तो E को लिख सकते हैं माइनस V अपॉन L। अब ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली, ये जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये वैल्यू हम इसमें रख दें ये वाले एक एक्सप्रेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, Vd इज इक्वल टू, माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा E इंटू वी फिर टाउ फिर अपॉन M इंटू L। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ये एक और एक्सप्रेशन मिल रहा है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में मिल रहा है आपको, पोटेंशियल के फॉर्म में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो एक ये फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ये फॉर्म हुआ इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के फॉर्म में भी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कैसा दिया है, लेकिन जनरली इस चैप्टर में आपको पोटेंशियल ही दिया जाएगा, तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन इस चैप्टर में उतना नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसके ऊपर कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि डिराइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर हमने ये बना लिया है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है ये V है, और जब भी हम पोटेंशियल ऐसे लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेटअप हो जाएगी। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे, बट करंट जो होगा टुवर्ड्स राइट होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट के मूवमेंट से हमेशा अपोजिट होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमें पता नहीं कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ मैं बना लेता हूँ। लेट्स से ये है एक क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, ये सर्कुलर शेप का है, इस तरीके से है ये क्रॉस सेक्शन, और ये ऐसा, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज क्रॉस सेक्शन P, ठीक है। ये जो है ये क्रॉस सेक्शन जो है, लेट्स से इट इज P। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ से ड्रिफ्ट होना चालू करेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ गए,
सम अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम, यानी हम उसको अज्यूम कर लेते हैं लेट्स से dt अमाउंट ऑफ टाइम में ये जो क्रॉस सेक्शन P में थे वो इलेक्ट्रॉन बढ़ के इधर आ गए, इसको हम बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन Q। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से शिफ्ट होंगे तो इसके पीछे भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, P के ये क्रॉस सेक्शन के पीछे भी इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचे तो कितना टाइम लगा, मान लेते हैं ये P क्रॉस सेक्शन से Q क्रॉस सेक्शन में आने में जो टाइम लगा उसे हम कह देते हैं dt। ठीक है, तो जितनी देर में यहाँ आएंगे इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन भी यहाँ इसके पीछे से आते जाएंगे, और जितनी देर में P वाले जो इलेक्ट्रॉन Q में पहुँचेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इस P क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेंगे इन dt अमाउंट ऑफ टाइम। आई बात समझ में? अब देखिए हमने इसको डिफाइन करके रखा, लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम अगर पता करना चाहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन P इन dt अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग P इन टाइम dt विल बी इक्वल टू, कितने इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन P और Q के गैप में भर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन तो P को क्रॉस करेंगे। देखिए P क्रॉस सेक्शन एरिया में जो भी इलेक्ट्रॉन है जितनी देर में Q पहुंचेगा इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन और आते जाएंगे और वो P को क्रॉस करते जाएंगे, तो P को क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन Q और P के बीच में जो गैप है वहां भर जाएंगे, उस वॉल्यूम में भर जाएंगे, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पास्ड P इन टाइम dt विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन Q एंड P। Q एंड P के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उतने इलेक्ट्रॉन P क्रॉस सेक्शन को पास करे होंगे इन टाइम dt में। अब ये तो हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। अब हम बोलेंगे नंबर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन P कितना होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल चार्ज पास्ड थ्रू P इन dt अमाउंट ऑफ टाइम। देखिए dt अमाउंट ऑफ टाइम में कितने जो है चार्ज पास हो गया होगा उसको हम dq से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जितना चार्ज पास हुआ दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय dq एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन p एंड q इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब e इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन P एंड Q। तो ये टोटल चार्ज पास होगा E इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन P एंड Q। अब हमें ये पता करना है ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन P एंड Q ये कितना होगा, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, तो इसी इक्वेशन को यहाँ कंटिन्यू करेंगे। नाउ dq इज इक्वल टू E इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन P एंड Q। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होंगे n इंटू वॉल्यूम, यहाँ से P और Q के बीच में जितना वॉल्यूम होगा और उसको हमने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो P और Q के बीच का इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, देखिए ये जो है ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म दिख रहा है, P और Q के बीच में एक सिलेंडर है ये, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, इसके लेंथ को हमने मान लिया है dx। ठीक है, ये डेल्टा x हमने मान लिया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा A है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेल्टा x। तो ये हुआ वॉल्यूम P और Q के बीच का एरिया का, इसका स्पेस का। अब E इंटू n इंटू A। अब देखिए ये डेल्टा x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो P से Q इलेक्ट्रॉन की जाने की स्पीड क्या है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो यहाँ हम लिखेंगे vd इंटू स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है dx है यहाँ पे, तो dt है सॉरी, तो यहाँ हम लिखेंगे dt। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, टोटल चार्ज कितना क्रॉस हुआ Q से, E n a vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। अब dt को dq के आप नीचे ले आएंगे तो dq बाय dt हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं अब E इंटू n इंटू a इंटू vd। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये dq बाई dt क्या है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं करंट यानी I। तो I क्या हो गया,
ENA इंटू VD। तो ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसको याद करने का एक तरीका है, आप इसको इस तरीके से लिख लिए VD फिर E देन N और A, ठीक है। इससे क्या बन गया, ये बन गया वीना, VENA। वीना ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि हमेशा जो करंट का जो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ये है करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VENA। यहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और A क्या है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन। अब इसमें हम एक रिलेशन और बना सकते हैं। यदि पूरे इक्वेशन को मैं A से डिवाइड कर दूं, या हम ऐसे कहें ये A को अगर I के नीचे ले जाता हूं, अगर मैं I के नीचे ले जाऊं A, और यहाँ क्या बच गया V E और N, ये बच गया, ठीक है। तो ये क्या है, I अपॉन A क्या है, इट इज एक्चुअली द करंट डेंसिटी। इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, J इज इक्वल टू ENVD। और यहाँ पे एक खास बात है, ये जो J करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे I जो था, I एक स्केलर क्वांटिटी, हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि यहाँ पे इसका स्केलर एडिशन होता है, भले ही इसका डायरेक्शन हो, लेकिन अगर इसको आप A से डिवाइड करते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, ये करंट डेंसिटी है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक करंट जो डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी और करंट स्केलर क्वांटिटी, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, यानी हम ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने करंट का जो रिलेशन अभी डिराइव कर चुका है, और करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, दिस इज वीना, ठीक है, VENA, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप जानते हैं, डिराइव कर चुके। साथ ही साथ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला डिराइव किया है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल विल बी इक्वल टू VD इक्वल टू EV टाउ अपॉन ML, ठीक है। ये सारे टर्म आपको पता है। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये V पोटेंशियल, ये ध्यान रखना। VD मतलब वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और V का मतलब है पोटेंशियल, और टाउ का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखें तो देखिए क्या हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू E इंटू V टाउ बाई ML होल मल्टीप्लाई बाई EN इंटू A। इस तरीके से हो जाएगा, VD की जगह आपने रख दिया। अब ये A इंटू E स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी सारे टर्म देखिए हम इसमें लिखते हैं, E स्क्वायर हो गया, N तो ऐसे ही रहेगा, A भी है, ठीक है, फिर टाउ है, डिवाइड में M और L है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, V को यहाँ अलग कर रहे हैं, V को अलग कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो गया है। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं V को अलग करना चाह रहा हूँ, V LHS में रख लेते हैं, बाकी सारे टर्म को हम ट्रांसफर कर देते हैं I के पास। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी M इंटू L डिवाइडेड बाय E स्क्वायर N A, और क्या है, ये है टाउ, और यहाँ पे हमने I रख लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये देखिए, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा है। अब यहाँ पे M जो है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तो कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती है। फिर उसके बाद N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया
क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। वायर का या कंडक्टर का नॉर्मली चेंज नहीं होगा। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, यानी ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको लिख लेते हैं। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर डिपेंड करेगा। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एरिया, एन, ई, एम सभी कांस्टेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा एक कांस्टेंट बन गया। तो इसको हम अगर हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आई बात समझ में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये क्या है, यही तो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहां से वही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन क्या बता रहा है, V और I एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और इनका प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है ये है, यही है रेजिस्टेंस। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, और R जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो R का आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा, और R को हम क्या लिख सकते हैं, R विल बी इक्वल टू ML बाय ई स्क्वायर एन, फिर ये क्या है, टाउ इंटू ए। ठीक है, समझ में आया। तो ये हुआ आर का फॉर्मूला। अब इसमें देखिए पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, दोनों को कंबाइन करते तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं हम, तो ये क्या बन जाता है, रो एल बाय ए बन जाता है। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये रो क्या है, दिस इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये है रेजिस्टिविटी। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, और ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिविटी। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, दैट रो विल बी इक्वल टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन बाय टाउ। तो ये रो है, ये रेजिस्टिविटी है, और ये इसका एक्सप्रेशन है। और यदि हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1 अपॉन रो, एंड 1 अपॉन रो होता है इसके बराबर सिग्मा, और सिग्मा यहाँ क्या है, दिस इज एक्चुअली कंडक्टिविटी। ठीक है, ये है कंडक्टिविटी, और इस एक्सप्रेशन के टर्म में अगर लिखें तो इसका उल्टा हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा ई स्क्वायर एन टाउ बाय एम। ठीक है, तो ये जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्हीं से हम ये रिलेट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आया। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है, और रेजिस्टिविटी इसमें है, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू है एम ई स्क्वायर एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हुआ ये। तो ये था ओम्स लॉ, आपको समझ में आया, रेजिस्टेंस समझ में आया, रेजिस्टिविटी समझ में आया, कंडक्टिविटी। अब हम क्या करते हैं, हम रिलेट करते हैं करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं, और ये जो रिलेशन बनता है इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये जो फॉर्मूला आपने देखा V इक्वल टू आई आर, दिस इज एक्चुअली द स्केलर फॉर्म। ये जो ओम्स लॉ है इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। Now the next topic is vector form of Ohm's law। अब देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। करंट डेंसिटी का हमने जो फॉर्मूला लिखा था, दिस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एन क्यू इंटू वी डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, यहाँ पे Q एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है चार्ज।
ठीक है। Q रिप्रेजेंट चार्ज। अब ये चार्ज ये दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ये वैलिड होगा। और क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू ले लेते हैं -e। अब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये यहाँ -e हो जाएगा। तो यही जो एक्सप्रेशन है अब क्या हो जाएगा, दिस इज -ne इंटू Vd। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब हम ये जो Vd है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी जानते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -e फिर e फिर टाउ बाय m। ये हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये हुआ J का एक्सप्रेशन। ठीक है, और चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं दैट Vd is equal to -e then electric field then tau by m। ये अलग से आप ब्रैकेट में शो कर देंगे और ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब फर्दर देखिए इसी एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये e और e मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो j को हम लिख सकते हैं j इक्वल टू n e स्क्वायर टाउ फिर e इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय m। ठीक है, आपको समझ में आया ये एक्सप्रेशन, इसको बस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म देखिए, ठीक है, ये वाला टर्म देखिए n e स्क्वायर टाउ अपॉन m। तो अभी हमने थोड़ी ही देर पहले देखा था दैट सिग्मा इज इक्वल टू n e स्क्वायर टाउ बाय m। ये सिग्मा की वैल्यू है। सिग्मा मतलब क्या है, सिग्मा है कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब हम इसमें लिख सकते हैं दैट J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, तो ये क्या हुआ, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन हो गया और ये कंडक्टिविटी है। एंड दिस इक्वेशन कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हम इसको कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसको रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सिग्मा होता है 1/ρ। ठीक है, तो यदि यहाँ सिग्मा की जगह रो रखेंगे यानी रेजिस्टिविटी के टर्म्स में आप लिखना चाहें तो यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 1/ρ और ये E। अब ये रो को आप अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें J में तो क्या बन जाएगा, E will be equal to rho into J। और ये भी क्या कहलाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ चाहे तो आप इस टर्म्स में लिख सकते हैं कंडक्टिविटी के टर्म्स में, तो ये एक्सप्रेशन होगा। चाहे तो आप इस टर्म्स में लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, तो ये एक्सप्रेशन होगा। मतलब वेक्टर फॉर्म में करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड होते हैं और यही कहलाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको देखिए बहुत सारे एक्सप्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसके फर्दर जो और है हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।